देखो, कल की क्लास जो हम लोगों की हुई थी उसमें बेसिकली हम लोगों ने एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, है ना, इनके बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। आज की क्लास में हम लोग एसिड्स कौन कौन सी किस प्रकार की रिएक्शन शो करते हैं, बराबर, ये वाला टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है। अब देखो, इस वाले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले बहुत ज़रूरी है आपको दो चीज़ें पता होना। पहला, वो चार्ट जिसमें ये लिखा रहता है Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, उनके नाम, मतलब किसका नाम क्या होता है, किसके ऊपर क्या चार्ज होता है, वो आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। और दूसरी चीज़, आपको केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, जिसमें हम लोग रिएक्शंस किस तरीके से लिखते हैं, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं आता होगा, तो उन लोगों मुझे पर्सनली बता देना, मैं उन लोगों को स्पेशली वो लिंक्स वगैरह दूंगी। वो 2-3 दिन का काम है, अलग से इस चैप्टर के अलावा अलग से वो 2-3 दिन का काम है। ऑलमोस्ट 2 घंटे का काम होगा। 2 घंटे में तुम सीख जाओगे कि अच्छा इस तरीके से लिखते हैं। ओह, बट आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी एसिड बेसिस में, अगर आपको वो चैप्टर नंबर 1 आता होगा तो। ठीक है, अगर आपको वो नहीं आता होगा तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं फिर हम लोग। तो एक एक करके हम एसिड एंड एक एक करके हम बेसिस, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कशन करना शुरू करते हैं, जो कि बहुत आसान चीज़ है, तुमको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हम लोगों को डिस्कशन करना है वो ये कि अगर किसी एसिड के अंदर हमने मेटल को टुपका दिया, मेटल डाल दिया, तो मेटल डालने के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन सी गैस निकलेगी, या कोई पीपीटी बनेगी, कुछ गर्म एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, आखिर होगा क्या अगर आप किसी मेटल को किसी एसिड के अंदर अगर आप डालते हो तो। ये हम लोगों का आज का डिस्कशन है, तो जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक कोई भी एसिड आप उठा लीजिए जो आपको पसंद है। मुझे पर्सनली जो एसिड पसंद है वो मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम लोग कहते हैं HCl। नीचे मैं इसका नाम भी लिख देती हूँ ताकि तुम लोगों को कहीं कोई तकलीफ ना हो एसिड्स के नाम याद करने में। इसमें आपको जो मेटल पसंद है आप वो मेटल डाल दीजिए। ठीक है, मान लेते हैं मुझे जिंक पसंद है, ठीक है, या मान लेते हैं मुझे मैग्नीशियम पसंद है, मैंने मैग्नीशियम डाल दिया। अभी जैसा कि मैंने कहा, आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आना चाहिए, तभी आप ये रिएक्शन समझ पाओगे। आपको देखते बराबर समझ में आ रहा है कि अरे वाह मैडम, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। और हम सब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखने के लिए क्या ज़रूरी होता है, रिएक्टिविटी सीरीज याद होना बहुत ज़रूरी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाती है, उसके क्वेश्चंस, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए थे पुराने चैप्टर में। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस Mg का अटैक करवाना है इस H पे, H बाहर चला जाएगा। जब H बाहर जाता है तो वो H2 बन जाएगा और Mg उसके साथ आ जाएगा। अब कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं MgCl, ये गलत है। आप MgCl नहीं लिख सकते, आपको चेक करना पड़ेगा कि MgCl बनेगा या फिर कुछ और। तो मैडम फिर क्या करें, क्या लिखें, कैसे चेक करें? तो देखो, ऐसे चेक किया जाता है। मैंने क्या कहा क्लास के स्टार्ट होते बराबर, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मतलब रेडिकल, उसके ऊपर चार्ज कितना, उसका सिंबल क्या। तो जो Mg होता है उसके ऊपर चार्ज होता है +2 का, और जो Cl होता है उसके ऊपर चार्ज होता है -1 का। तो अगर मैं इनका क्रिस क्रॉस करूँ, जो कि मैंने क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला बनाना सिखाया है, लेट से अगर किसी को नहीं भी आता है, अगर से क्रिस क्रॉस करूँ तो क्या हो जाएगा, ये MgCl2। इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे ये शिक्षा मिलती है कि जब हम एक एसिड और मेटल को एक दूसरे से रिएक्ट करवाते हैं तो उस रिएक्शन के दौरान कौन सी गैस बाहर जाती है, उस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस बाहर जाती है। मैंने किसी भी पर्टिकुलर बुक के सराउंडिंग या बुक को कंसिडर करके ये एग्जाम्पल नहीं लिया है कि मैडम देखिए NCERT में तो जिंक लिखा था इसलिए आपने भी जिंक लिखा, देखिए मैडम NCERT में तो सोडियम लिखा था इसलिए आपने भी सोडियम लिखा।
मैंने कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल लिया, कोई भी एक मेटल लिया और इससे मुझे ये पता चला कि कौन सी गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन। आप कोई भी मेटल डालिए जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिविटी है? तो आप याद करिए ना, आपको मैंने पूरा का पूरा सिखाया था। क्या सिखाया था? रिएक्टिविटी सीरीज सिखाई थी चैप्टर 1 में। तो जो भी हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, मैं लगे तो थोड़ा रफ में रिएक्टिविटी सीरीज लिख देती हूँ। जैसे लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर होता है, सिल्वर होता है, सॉरी मर्क्यूरी, एक मिनट, हाँ, मर्क्यूरी होता है, Hg का मतलब मर्क्यूरी होता है, सिल्वर होता है और गोल्ड होता है। तो जो लोग भी हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं उनके साथ हम ये रिएक्शन नहीं कर रहे। जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आता है, हाइड्रोजन के कहाँ आता है? ऊपर, उस मेटल की रिएक्शन हम क्या करवाते हैं? एसिड्स की। आप HCl के बदले अगर कोई आप दूसरा एसिड भी लेते हैं ना, चलो मैं एक लेकर दिखाती हूँ। कोई भी एसिड आप लीजिए, कोई भी एसिड, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया H3PO4 और उसमें डाल दिया मैंने सोडियम। बताइए क्या बनेगा, मेरा क्वेश्चन। तो देखो, सोडियम क्या हाइड्रोजन के ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में? हाँ मैडम आता है, वो उसके ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये जो सोडियम है ये इस हाइड्रोजन को हटाएगा। चल हट, मेरी जगह है, मुझे बैठने दे। तो बेसिकली हाइड्रोजन बाहर चला गया। याद रखना, हाइड्रोजन एक गैस है और ये हाइड्रोजन गैस जब जब बाहर अकेले जाती है तब तब हमेशा H2 लिखा जाता है और उसके साथ ऐसा एरो दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि वो गैस क्या हुई है, बाहर निकली है। अगर अकेला H था तो भी H2 निकलेगा, अगर 3 H थे तो भी H2 निकलेगा, अगर 50 H होते तो भी H2 ही निकलता। ठीक है, अच्छा अब बच क्या गया? बच गया PO4 और बच गया Na। तो उन लोगों को रफ में आप लिखिए, ऐसे लिखिए आप Na के नीचे लिखिए +1, फिर आप लिखिए PO4 और उसके नीचे लिखिए आप -3। इसीलिए मैंने कहा कि चार्ट याद होना चाहिए। क्रिस क्रॉस करिए, Na से क्या मल्टीप्लाई होगा? 3 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे Na3 और उसके अलावा ये जो आपका 1 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा? PO4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे PO4। 1 लिखने का क्योंकि कोई सेंस नहीं बैठता। क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि जब भी एसिड और साथ में मेटल, ठीक है, कौन से मेटल? जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है? ऊपर है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, वो रिएक्ट करते हैं तब हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में क्या बनेगा? एक सॉल्ट। ये जो Na3PO4 है ये एक सॉल्ट है, ये जो ऊपर MgCl2 है ये एक सॉल्ट है। कई लोगों को लगता है कि घरों में खाना बनाते वक्त जो नमक यूज़ होता है वही दुनिया का एक इकलौता सॉल्ट है। ऐसा नहीं होता, वो कॉमन सॉल्ट है क्योंकि उससे हम खाते हैं। खैर इस चैप्टर में हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे इन डिटेल, बट फिलहाल ये क्या है? सॉल्ट है। तो एसिड प्लस मेटल विल ऑलवेज गिव यू व्हाट? विल ऑलवेज गिव यू हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट। ठीक है, और वहाँ पे हमेशा कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसको थोड़ा इस तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं कि पूरे पार्ट में जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है ये बॉक्स। तो आपने पहली केमिकल रिएक्शन पढ़ी एसिड की, बिल्कुल पढ़ी, कि एसिड प्लस मेटल डालने पर क्या होगा। वैसे ही अभी एसिड ने मेटल डाला तो ये होगा मैडम। अगर हम लोगों ने बेस में मेटल डाला होता, इमेजिन हमने क्या किया होता, बेस में मेटल डाल दिया होता, किसी बेस वाली चीज़ में मेटल डालते, तो क्या तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती? हाँ या ना, ये हम लोगों का सवाल है। तो देखो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी कि बेस में मेटल डालने से क्या होता, क्योंकि बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ध्यान रखना, जो बहुत सारे मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। कोई भी मेटल आप उठाकर ले आओगे और आप बोलोगे कि वो मेटल बेस के साथ रिएक्ट करे, ऐसा नहीं होता। बहुत ऐसे गिने चुने, ठीक है, मेटल्स हैं, बहुत ऐसे गिने चुने मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। हर कोई रिएक्ट नहीं करता है।
जैसे एसिड में आपको क्या मिल जाएगा, बहुत सारे मेटल्स रिएक्ट करेंगे। इवन वो सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, हर कोई करता है। लेकिन बेस में ऐसा नहीं होता है, सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेस, ये आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है। नॉट ऑल मेटल्स, ठीक है। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज जैसा कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, बहुत गिने चुने ऐसे मेटल्स होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत ऐसे गिने चुने, बाकी बहुत सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। तो ऐसे में मैडम वो कौन से मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं? दो बहुत ही फेमस मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। पहले मेटल का नाम है जिंक, जिसका सिंबल है Zn। दूसरे मेटल का नाम है एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल है Al। बस यही दो आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की नीड नहीं है। आपके एंटायर 10th तक की आपकी लाइफ में आपको यही दो मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करते हुए दिखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो अब इनकी रिएक्शन देखते हैं। इनकी रिएक्शन नॉर्मल तरीके से नहीं बनती। जैसे हमने ऊपर वाला प्रोडक्ट कैसा नॉर्मल तरीके से बनाया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, बचे हुए दो लोगों को कंबाइन कर दिया। इनका थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है। इनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा कैसा है, एबनॉर्मल बिहेवियर है। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बेस है NaOH, जिसे हम लोग कहते हैं, Na मतलब सोडियम, OH का मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड, तो इसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर इस NaOH की रिएक्शन करवाई जाए, मान लेते हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो पहली चीज एल्यूमिनियम भाग जाएगा, एल्यूमिनियम निकल जाएगा बाहर, सॉरी हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, जैसा कि ऊपर वाली रिएक्शंस में निकल रहा था। बाहर निकल के H2 गैस बनकर उड़ जाएगा हवा में। उड़ गया मैं तो ऊपर, H2 गैस बन के मैं तो उड़ गया। अच्छा, अब बच क्या गया? बचा आप लोगों के पास एक एल्यूमिनियम और बचा आपके पास ये ONA, है ना, ये बच गया आप लोगों के पास। तो ये तीनों के तीनों मिलकर बना लेते हैं NaAlO2, जिसको हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं, Na मतलब सोडियम और AlO2 को हम लोग कहते हैं एल्यूमिनेट। सो व्हाट वी कॉल्ड इट एज, वी कॉल्ड इट एज सोडियम एल्यूमिनेट। सिमिलरली आप लोगों के पास अगर NaOH है, अगर आप उसमें जिंक डालते हैं तो क्या होगा, जो आप लोगों का हाइड्रोजन है वो तो बाहर चला जाएगा, नो डाउट, H2 के फॉर्म में बड़े मजे से उड़ता हुआ। अब जो बच गया, क्या बच गया, ONA बच गया और जिंक बच गया। आप इन्हें कंबाइन कर दीजिए और कंबाइन करके बना लेता है Na2, ठीक है, ZnO2, और इसका नाम होता है सोडियम, और फिर पीछे लगा लेते हैं हम लोग क्या, जिंकेट। तो देखो, चाहे आप मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाओ या चाहे आप मेटल की रिएक्शन बेस के साथ करवाओ, दोनों ही केस में जो गैस इवॉल्व होती है वो गैस होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जैसे मेटल के साथ आपने जब एसिड को रखा, ठीक है, तो आप लोगों का जो प्रोडक्ट बना था वो क्या था, एक हाइड्रोजन गैस बना था प्रोडक्ट, जो कि बेस में भी बनता है, प्लस क्या बना था, सॉल्ट। मतलब ये जो आपका सोडियम एल्यूमिनेट, ये जो आपका सोडियम जिंकेट, ये जो आपको दिख रहे हैं ये और कुछ नहीं है, बल्कि ये कौन है, आप लोगों के सॉल्ट्स हैं। ये कौन है, आप लोगों के सॉल्ट्स हैं। तो ये हम लोगों ने एसिड और बेस की पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी कि एसिड किस तरीके से बिहेव करता है मेटल के साथ और किस तरीके से बिहेव करता है आप लोगों के बेस के साथ, ठीक है। अब मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता रही हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे और भी मैं नोट्स लिखवा के दूंगी, ये मैं पहले भी लिखवाई हूँ, बट मैं जितनी बार पढ़ाऊंगी मैं उतनी बार लिखवा के दूंगी। पहला पॉइंट, हमें कैसे पता मैडम कि हाइड्रोजन गैस सही में बाहर निकल रही है? हो सकता है हम ये रिएक्शन ही गलत लिख रहे हो सकता है हम कुछ गलत कर रहे हो सकता है वो जो गैस बाहर निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस ही बाहर ना हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकल रही है? तो देखो, होता कैसा है, हर प्रकार की गैस के कुछ ना कुछ टेस्ट होते हैं, जिन टेस्ट को करने से ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये वाली चीज़ वही है। जैसे आप लोग अगर थोड़ा सा हिस्ट्री चैनल देखेंगे तो हिस्ट्री चैनल में
एक टीवी शो आता है जिसमें ये बताया जाता है कि एयरपोर्ट वगैरह पे किस तरीके से जो फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं वो ड्रग्स लेकर जाते हैं। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी रहती है वो किस तरीके से उन्हें पकड़ती है, और उन्हें पकड़ती है, कंफर्म करती है कि देखिए आपके पास ड्रग्स है, उस थोड़े से सैंपल को लेकर उसमें कुछ केमिकल डालती है, फिर बोलती है अगर ये नीला नीला हो गया तो ये आपका ड्रग्स होगा, राइट। तो यानी कि हर चीज़ को कंफर्म करने के टेस्ट होते हैं। पता चले मैं अपने साथ एक वाइट कलर का पाउडर लेकर जा रही हूँ, लेकिन वो वाइट कलर का पाउडर तो बॉडी पाउडर है, पता चले। तो ऐसे में वो सिर्फ वाइट पाउडर या येलो पाउडर या ब्राउन पाउडर होने की वजह से मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते ना। दे हैव टू कंफर्म इट कि मैडम हाँ सही में आपके पास ड्रग्स है। तो वो लोग कुछ टेस्ट होते हैं जिन टेस्ट से ये पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। अगर आपको मलेरिया होता है, आपको डेंगू होता है, आपको कोई भी बीमारी होती है तो आपको उसका टेस्ट कराना पड़ता है। आफ्टर परफॉर्मिंग टेस्ट आप ये कंफर्म करते हो कि हाँ हमको ये बीमारी हुई थी, ओके डन। तो वैसे ही हमारे पास वहाँ से जो गैस निकल रही है वो गैस सही में हाइड्रोजन गैस है, इस बात की क्या श्योरिटी है? इस बात को आप कैसे कंफर्म करेंगे कि हाँ वो जो गैस निकल रही है वो सही में एक हाइड्रोजन गैस है? तो हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट होता है। क्या होता है मैडम हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है बताइए? आपको कुछ नहीं करना है, मान के चलो यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है, मान के चलो लेट कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है मान लो ये हाइड्रोजन गैस है, लेट। आप क्या करो, हाइड्रोजन गैस के पास एक मोमबत्ती लेकर आओ, जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती माचिस कुछ भी चलेगा, बट माचिस इज नॉट अ सेफ थिंग। मोमबत्ती लो, क्योंकि मोमबत्ती ज़्यादा देर तक भी जलती है, माचिस तो थोड़ी देर में ही बुझ जाती है, प्लस आपके हाथ को भी डैमेज हो सकता है अगर आपने उसको ऑन टाइम सही वक्त में नहीं बुझाया तो। आप इसके पास क्या लेकर आइए, एक बर्निंग कैंडल लेकर आइए। जैसे जैसे आप उस बर्निंग कैंडल को उस हाइड्रोजन गैस के पास लेकर जाते जाओगे आपको वहाँ से आवाज़ सुनाई देगी। जैसे कैसा होता है, हम लोग पॉपकॉर्न की आवाज़ सुनते हैं ना, कैसे आवाज़ आती है उसकी, जब वो पक बनाते हैं उसको ढक्कन ढक के ऐसे फूटने की उसकी आवाज़ आती है। तो वैसे ही आपको एक पॉपअप साउंड यहाँ पे सुनाई आएगा। अगर आपको वो पॉपअप साउंड सुनाई आता है बर्निंग कैंडल के पास से तो आप समझ जाइए, कंफर्म करिए कि वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। अगर पॉपअप साउंड सुनाई नहीं आता है तो मतलब वो गैस हाइड्रोजन नहीं है, खत्म। जैसे दिवाली आ रही है, अपन लोग फुलझड़ी जलाते हैं, जब वो देखना एक सिंपल वाली फुलझड़ी होती है और एक ऐसी फुलझड़ी होती है जिसपे दाने 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 लगे होते हैं। तो जब वो फुलझड़ी जलती है तो उसके अंदर से आवाज़ आती है, चर 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 करके एक आवाज़ आती है, राइट। तो उसी को मैं कह रही हूँ, उसी टाइप का एक पॉपअप साउंड आपको उस मोमबत्ती के पास से सुनाई आएगा। अगर ऐसा कोई साउंड आपको सुनाई आता है मोमबत्ती के पास से तो आप कंफर्म करके समझ लीजिए कि आप लोगों की वो जो गैस है वहाँ से जो निकल रही है वो कौन सी गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी गैसेस के अलग अलग टेस्ट होते हैं जिनसे हम कंफर्म करते हैं कि अच्छा अगर वो गैस निकल रही है तो वो गैस हमारी वो फलाना गैस है। कैसा होता है, कई गैसेस के कलर होते हैं, कई गैसेस के पास कलर नहीं होते, और जिनके पास कलर नहीं होते आप कैसे पहचानेंगे? जैसे हाइड्रोजन गैस, इसके पास भी कलर नहीं होता है, और जो CO2 गैस होती है, CO2 गैस के पास भी कलर नहीं होता है। तो आप दोनों कलरलेस गैसेस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे यार कि ये हाइड्रोजन है कि ये CO2 है? तो इस तरीके से हम लोगों को टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं हम लोगों को? इस तरीके से टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे CO2 गैस का भी क्या होता है, एक टेस्ट होता है। कैसे, देखिए, मान के चलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो गैस जा रही है ये गैस मान लेते हैं CO2 गैस है। आप क्या करेंगे, CO2 गैस को आप उस CO2 गैस को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट कैसे करते हैं यार मैडम? कर सकते हो, कलेक्ट करने के तरीके होते हैं, आपको स्कूल्स में या आगे फ्यूचर कॉलेजेस में सिखाया जाएगा। मैंने पहली बार CO2 गैस को कलेक्ट किया था 11th क्लास में, जब हम लोगों को कन्फर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करना था कि हाँ सही में CO2 गैस ही वहाँ से निकल रही है, तो सिखाया जाता है ना। 2 टेस्ट ट्यूब को लेते हैं, जहाँ से गैस निकलती है उसको फिर ऐसा उल्टा करके थम्स लगाकर वगैरह वगैरह करते हैं। मान लेते हैं आपने कैसे भी, ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये है आपकी टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या कर दिया, CO2 गैस को पकड़ लिया। भूत पकड़ते हैं ना, वैसे ट्यूब्स को पकड़ लिया, खैर भूत असली नहीं होते। ये मान लेते हैं CO2 गैस इसके अंदर ट्रैप हो गई। अब CO2 गैस दिखती नहीं है, ठीक है, अभी तुम्हारे एटमॉस्फेयर में तुम्हारे आजू बाजू CO2 गैस है। जब तुम सांस लेते हो
तो अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हो, जब एक्सेल करते हो तो बॉडी के अंदर से CO2 बाहर छोड़ते हो, बट कभी CO2 दिखती है क्या भाई? नहीं दिखती ना। तो CO2 गैस कभी दिखती नहीं है, बट CO2 गैस इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि होती नहीं है। CO2 गैस होती है, ठीक है। CO2 गैस क्या होती है? होती है। खैर, तो CO2 गैस मैंने उसको किसी भी तरीके से उसके अंदर ट्रैप कर दिया और इस टेस्ट ट्यूब को मैंने क्या कर दिया? ऊपर से लॉक कर दिया, ऐसा कॉर्क लगा के मैंने उसको लॉक कर दिया, ताकि CO2 गैस जो उसके अंदर जमा हो गई है वो CO2 गैस कहीं उड़ ना जाए, है ना। CO2 गैस ताकि क्या ना हो जाए, कहीं उड़ ना जाए। मैंने उसको क्या कर दिया? लॉक कर दिया। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर मैं क्या करती हूँ, मेरी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो CO2 गैस है, ठीक है, अच्छा, ऊपर से मैं एक लिक्विड लेकर आती हूँ। इस लिक्विड का नाम होता है लाइम वाटर। ये लिक्विड इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। इस लिक्विड का नाम होता है लाइम वाटर। और फिर उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को हम शेक करते हैं। शेक मतलब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइम वाटर को और टेस्ट ट्यूब को आपस में मिक्स कर रहे हैं, है ना। लाइम वाटर को और टेस्ट ट्यूब को हम लोग आपस में बेसिकली क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। तो कुछ देर बाद आप ये देखते हैं कि आपकी वो जो टेस्ट ट्यूब है, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर, देखो लाइम वाटर पहले ना ट्रांसपेरेंट होता है, मैं ये बता दूं। अगर आप लाइम वाटर की बॉटल देखेंगे तो लाइम वाटर पानी के जैसा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब वही लाइम वाटर उस CO2 गैस के संपर्क में आता है तो वो बेचारा ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर क्या हो जाता है? पूरा एकदम दूध के जैसा मिल्की 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 सा हो जाता है, एकदम दूध जैसा मिल्की 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 हो जाता है। मिल्की मिल्की मतलब अब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, अब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। बेचारा जो उसकी ट्रांसपेरेंसी थी वो अब क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। अब वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। अच्छा, हाँ, अब वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अगर मान लेते हैं लाइम वाटर डालने के बाद अगर उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको एक मिल्की 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 सोल्यूशन दिखता है, तो आप इससे कंफर्म हो जाइए कि आप लोगों के पास जो गैस है वो गैस कैसी है? CO2 गैस है, ठीक है। इसीलिए CO2 गैस के टेस्ट को हम लोग कई बार लाइम वाटर टेस्ट भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइम वाटर टेस्ट भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको टोटल 2 टेस्ट बताए जिससे ये बात कंफर्म होती है कि आप जो गैस यूज़ कर रहे हैं वो गैस हाइड्रोजन है कि वो गैस आप लोगों की CO2 है, ठीक है। बराबर, क्या मैंने कहा वो क्लियर है ना? अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं थोड़ा सा नोट्स में और बता देती हूँ। वो जो लाइम वाटर होता है, इस लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH2। ये इसका नॉर्मल नेम है, जैसे तुम्हारे नाम होते हैं घर पे चंटी बंटी, है ना, टिंकी पिंकी, वैसे ही इसका नॉर्मल नाम है, घरेलू नाम लाइम वाटर। बट अगर मैं इसका प्रॉपर नाम देखूं, प्रॉपर नाम, तो इसका प्रॉपर नाम होता है Ca मतलब कैल्शियम और OH का मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो लाइम वाटर एक पहले से क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है और उसके बाद अगर CO2 गैस से मिक्स हो जाता है तो मिल्की 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 बनता है। लेकिन मैडम मिल्की मिल्की क्यों बनता है? क्यों वो बना? अरे वो इसीलिए बना क्योंकि जो लाइम वाटर था CaOH2 इसने रिएक्शन कर ली CO2 के साथ। जब इसकी रिएक्शन CO2 के साथ हुई तो नया प्रोडक्ट बना, मतलब रिएक्शन होने के बाद कुछ नया बना और जो चीज़ नई बनी वो थी CaCO3, ठीक है, प्लस H2O। और ये जो CaCO3 था, ये CaCO3 एक्चुअली कैसा रहता है? मिल्की मिल्की दिखता है। यानी कि CO2 का जब हम टेस्ट करते हैं तो CO2 का टेस्ट करते वक्त आपको जो मिल्की 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 दिखता है वो मिल्की मिल्की किसकी वजह से दिखता है? इस CaCO3 की वजह से दिखता है। ये वाइटनेस उसके अंदर कहाँ से आती है? ये इस CaCO3 की वजह से आती है। इतना सारा आपने प्रवचन दे दिया, इस प्रवचन का क्या नीड है? जिस तरीके से हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि एसिड प्लस मेटल या बेस प्लस मेटल क्या होता है, वैसे ही अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए प्रॉपर्टी नंबर 2, केमिकल रिएक्शन नंबर 2 पढ़ाने से पहले ये मेरे लिए ज़रूरी था। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम ये पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास कोई मेटल कार्बोनेट होता, ठीक है, अगर मेरे पास कोई मेटल कार्बोनेट होता और अगर मैं उसमें एसिड डालती तो क्या होता? या फिर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 में ये पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास मेटल
हाइड्रोजन कार्बोनेट होता, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब अदर भाषा में आप इसको बाई भी कह सकते हो, BI बाई भी कह सकते हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता और अगर मैं उसमें एसिड डालती तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता, ठीक है, ये हमको बातचीत करनी है। खैर, तो चलो शुरू करते हैं हम लोगों की बातचीत। अब देखो, मेटल कार्बोनेट, मेटल तो बहुत सारे हो सकते हैं, इस बात से तो आप एग्री करते हो, अलग अलग मेटल्स की अलग अलग वैलेंसीज होती हैं, बट एक बात से आप कभी डिनाई नहीं कर सकते, वो ये कि जो कार्बोनेट होता है ना, इस कार्बोनेट की वैलेंस ये होता है CO3 2 नेगेटिव, और उसके अलावा जो आपका बाइकार्बोनेट होता है, ये बाइकार्बोनेट होता है HCO3 नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाइकार्बोनेट या फिर आप इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कैसे दिखते हैं और उनकी वैलेंसीज क्या होती हैं। अगर ऐसे मेटल के कार्बोनेट या ऐसे मेटल के बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हमने की एसिड के साथ, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सिखाती हूँ मैं कैसे बनेगा, बट पहले सुनो। पॉइंट नंबर 7 याद रखना, केमिस्ट्री में अगर कभी भी आपको H2CO3 कहीं पर भी बनता हुआ दिखे, उसको नहीं लिखने का। H2CO3 के बदले आप H2O प्लस CO2 लिखेंगे। ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री में कहीं पर भी अगर आपको H2CO3 बनता हुआ दिखता है, उसको नहीं लिखने का, उसके बदले में आप क्या लिखेंगे, H2O प्लस CO2। ओके, डन। चलो आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़नी है, जिसमें मेटल कार्बोनेट आपके एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। मान लेते हैं मुझे अच्छा लगता है सोडियम कार्बोनेट, मुझे क्या पसंद है, सोडियम कार्बोनेट। मेटल के जगह तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ ना, मैंने ले लिया सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले आपको सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवानी है किसी एसिड के साथ। अब एसिड तो बहुत सारे होते हैं, मैडम आप कौन सा एसिड लेंगे, चलो मैं ले लेती हूँ इस बार सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ले लेती हूँ इस बार, सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे करेंगे बताओ। देखो, सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है, पहले तो फॉर्मूला बना लो, सोडियम मतलब Na, इसकी वैलेंसी मतलब +1, कार्बोनेट मतलब CO3 और इसकी वैलेंसी -2। अगर मैडम हमने क्रिस क्रॉस किया तो ये 2 जाएगा Na के पास, यानी कि फॉर्मूला बनेगा Na2, और 1 जाएगा CO3 के पास, यानी कि फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। इसकी रिएक्शन करवानी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए H2SO4। और बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जिन लड़के लड़कियों को केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आता है, उनको देख के पता चल गया होगा, अरे मैडम ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मैं अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वापस से नहीं सिखाने वाली, मैंने बहुत मेहनत करके केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर नंबर 1 सिखाया था, है ना। तो मैं इस वीडियो में उसकी लिंक जरूर शेयर कर दूंगी कि अगर कोई भी ऐसा है जिसने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं सीखी है, तो उसको सीख कर ये प्रोडक्ट को लिख सकता है। अदरवाइज अगर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना नहीं आएगा ना, तो आपको ये ऐसा लगेगा कि यार ये चैप्टर तो कितना कठिन है, केमिस्ट्री में तो इतनी सारी रिएक्शन रटनी पड़ती है, बट रियलिटी में कोई रिएक्शन नहीं रटनी पड़ती है। पता है, सब कुछ लॉजिकल होता है, ये सब सिखाया गया है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में। खैर, तो मैं लिंक जरूर शेयर कर दूंगी। अगर लेट से मैं लिंक शेयर करना भूल गई डिस्क्रिप्शन में, तो मुझसे मांग लेना डबल डिस्प्लेसमेंट का। जब आप उस डबल डिस्प्लेसमेंट के वीडियो को देखोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा, अच्छा ये प्रोडक्ट ऐसे लिख रही है क्या, ओ ऐसा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो जिन बच्चों ने वो खैर पढ़ा है पुराना चैप्टर, उनको पता है कि मैं कैसे लिखती हूँ प्रोडक्ट, तो वो लोग लिखेंगे मैडम इसका प्रोडक्ट होगा Na2SO4 और साथ में बनेगा H2CO3। बट मैंने अभी अभी ऊपर कहा था कि जब भी आपको H2CO3 दिखे, H2CO3 कभी मत लिखना, उसके बदले में आपको क्या लिखना है, H2O और प्लस में CO2, आपको ये लिखना है। तो इस तरीके से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस तरीके से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम किसी भी मेटल कार्बोनेट को, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब भी हम किसी भी मेटल कार्बोनेट को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करने पर एक मिलता है सॉल्ट, एक मिलता है वाटर और एक मिलता है
CO2 गैस। कौन सी गैस? CO2 गैस। यानी कि पिछली बार जब हम लोगों ने मेटल को एसिड में डाला था तब क्या बना था? हाइड्रोजन गैस। इस बार मेटल के कार्बोनेट को एसिड में डाला है, क्या बनेगा आप लोगों का? CO2 गैस। ठीक है, जो सॉल्ट बनता है उस सॉल्ट की फिजिकल स्टेट होती है एक्वस। ठीक है, वाटर जो बनता है यहाँ पे उसकी फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड। CO2 जो बनता है उसकी फिजिकल स्टेट होती है गैस ऑब्वियसली। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? किसी भी मेटल कार्बोनेट को किसी भी एसिड से डालो, वाटर हमेशा बनेगा, CO2 हमेशा बनेगा, सॉल्ट भी बनेगा, बट सॉल्ट चेंज होता रहेगा। डिपेंड कि आपने एसिड कौन सा यूज किया, डिपेंड आप लोगों ने कौन सा मेटल कार्बोनेट लिया है। ठीक है, अच्छा ठीक है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी क्या बोला है प्रॉपर्टी नंबर 2 में कि अगर तुम्हारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर तुम एसिड में डालते तो क्या प्रोडक्ट बनता, वो बताओ। तो चलो एग्जाम्पल के तौर पर एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कंसिडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल कौन सा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कंसिडर करें? चलो कैल्शियम वाला कंसिडर करते हैं। कैल्शियम, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट ये ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, अच्छा इन सारी रिएक्शंस का मैं प्रोडक्ट कैसे लिख रही हूँ, इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए क्या ज़रूरी है, वो वीडियो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जब वो आप देखोगे ना, आपको ये रिएक्शन इतनी आसान लगेगी, आप ऐसे दाएं 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 ऐसे 100 प्रोडक्ट तो आप खुद बना लोगे बिना किसी हेल्प के। खैर फिलहाल पहले हम लोग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो कैल्शियम का सिंबल होता है, सभी पूरी दुनिया जानती है, Ca। अरे यार ये कलर इसके साथ उतना अच्छे से कॉन्ट्रास्ट में मैच नहीं कर रहा है। हाँ, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, वैलेंसी होती है +2, हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल होता है HCO3, वैलेंसी होती है -1। अगर आप क्रिस क्रॉस करेंगे, ठीक है, अगर आपने इस तरीके से क्रिस क्रॉस किया तो फॉर्मूला बनेगा, Ca के पास 1 आ रहा है तो 1 लिखने की नीड नहीं है, लेकिन इस बार HCO3 के पास 2 आ रहा है तो ब्रैकेट में HCO3 लिखेंगे और 2 को ब्रैकेट में बाहर डालेंगे। मैडम अभी तक तो आप ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे थे ना, अब आप ब्रैकेट क्यों यूज़ कर रहे हो? क्योंकि ये 2 इस बार H का भी है, इस बार ये 2C का भी है, इस बार ये 2O का भी है। पिछली बार वो 2 सिर्फ एक का रहता था ना, इस बार वो बहुत सारे लोगों का है। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूंगी HCO3 2, इससे लगेगा कि वो 2 सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का है, इसीलिए ब्रैकेट दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, हमें CaHCO3, ठीक है, होल/2 इसकी रिएक्शन करवानी है नाइट्रिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। अगर आप इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाएंगे तो बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं रिपीट करती हूँ, मैंने आप लोगों को इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लिखना सिखाया है, तो वो वाले वीडियो में जब आप देखेंगे, जब आपको प्रोडक्ट लिखना आ जाएगा तब आप डायरेक्टली बताएंगे कि हाँ मैडम इसका प्रोडक्ट बनेगा क्या, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल/2 ये सॉल्ट बनेगा, साथ में मैडम यहाँ पे H2CO3 बनेगा। लेकिन आपने कहा है कि H2CO3 कभी नहीं लिखते, H2CO3 के बदले हमेशा क्या लिखने का, H2OCO2। अरे वाह, इससे देख के हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे आप मेटल का कार्बोनेट लेकर आइए या फिर आप मेटल का बाइकार्बोनेट लेकर आइए, बाइकार्बोनेट मतलब वही हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर आप दोनों में ही एसिड डालते हैं तो दोनों में ही आपको सॉल्ट मिलेगा, दोनों में ही आपको वाटर मिलेगा और दोनों में ही कौन सी गैस इवॉल्व होगी, दोनों में ही आपकी CO2 गैस इवॉल्व होगी, नो चेंज। तो चाहे मेटल का कार्बोनेट लेकर आओ या चाहे मेटल का बाइकार्बोनेट लेकर आओ, गैस जो इवॉल्व होने वाली है वो हमेशा कौन सी होगी, CO2 गैस। और CO2 गैस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, ये मैंने तुमको बताया। क्या 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम उसे कंटिन्यू करेंगे। अभी चलो अंदर आओ, अंदर फिर एकदम
चलो वापस बैक। तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हम लोग उसे टेस्ट को कंफर्म करते हैं। तो बस यहाँ से CO2 गैस निकलती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब मेटल्स में मतलब ये जो चैप्टर है एसिड बेस वाला, इसमें अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। क्या होगा अगर आप किसी एसिड को मेटल ऑक्साइड में डाल दें। ठीक है, क्या होगा अगर एसिड को आप किसी मेटल के ऑक्साइड में डाल दें। देखो, जैसे मेटल कार्बोनेट का मतलब होता है मेटल प्लस कार्बोनेट, तो वैसे ही मेटल ऑक्साइड का मतलब होता है कि मेटल को किसके साथ रखा गया है, ऑक्सीजन के साथ रखा है। ठीक है, ठीक है। तो ऑक्साइड का मतलब होता है O2 निगेटिव, ऑक्साइड का मतलब होता है O2 निगेटिव। ठीक है, ध्यान रखना। खैर, तो क्या होगा। अब हमने बोला भाई मुझे नहीं पता क्या होगा, हमने बोला चलो पता करते हैं क्या होगा। तो ऐसे में हमने क्या किया, फटाफट आए, मैंने बोला कोई भी एक एसिड ले लो। तुमने बोला कि चलो मैडम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं इस बार। मैंने बोला ले लो भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। तुमने बोला मैडम मेटल ऑक्साइड लेना है। मैंने बोला कौन सा मेटल ऑक्साइड लोगे। तुमने बोला मैडम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। चलिए, मैंने बोला चलो लेके देख लेते हैं आखिर क्या होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का पहले तो आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए, कैल्शियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। अब देखो ध्यान से, जब कोई नंबर कटता है तो उन्हें काटना, 2 1 जा 2 1 जा, फिर क्रिस क्रॉस करना। तो अभी क्या हो जाएगा, Ca को भी 1 मिल रहा है, O को भी 1 मिल रहा है, यानी कि फॉर्मूला बनने वाला है CaO। अब आपको इन दोनों के बीच में रिएक्शन करनी है। तो आपको मैंने वो डबल डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो सिखाया है, पहले फर्स्ट चैप्टर में सिखाया है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो CaO और HCl ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, देखो ये बनाएंगे CaCl2 प्लस वाटर। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब आप एसिड में मेटल ऑक्साइड डाल रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड डालने पर कोई भी प्रकार की गैस बाहर नहीं निकल रही है। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड डालने पर, मेटल ऑक्साइड रखने पर वाटर बन रहा है सिर्फ, और साथ में बन रहा है सॉल्ट। क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये बन रहा है। ये हम लोगों की होती है एक शिक्षा। मेरे को वैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक में और भी तुमको बहुत सारी चीज़ें बतानी है, बट उसके लिए मुझे तुम्हें पहले एक नई प्रॉपर्टी सिखानी पड़ेगी। उस नई प्रॉपर्टी को जब मैं तुम्हें सिखाऊंगी तब तुम बोलोगे हाँ मैडम ये ऐसे समझ गए। ठीक है, खैर, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे प्रॉपर्टी नंबर पहले 4 पर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 के पास गए हम। प्रॉपर्टी नंबर 4 तो यार दुनिया की वर्ल्ड फेमस प्रॉपर्टी है। इस पे तो 1 मार्क के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, एकदम ठूस ठूस के पूछे जाते हैं कि क्या होगा अगर हमने एसिड को और बेस को ही आपस में मिक्स कर दिया। सोचो, एसिड और बेस को ही आपस में मिक्स कर दिया तो क्या होगा। तो मैं बता दूं, जब हम लोग एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि क्या होता है। तब वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है, वो होता है सॉल्ट और वो होता है वाटर। ठीक है, वो क्या होता है, सॉल्ट और वो होता है वाटर। दुनिया का आप कोई भी एसिड ले लीजिए, दुनिया का आप कोई भी बेस ले लीजिए, आप उनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे, हमेशा आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, हमेशा। और इस रिएक्शन को कहा जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा और इस रिएक्शन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। अब थोड़ा ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। अरे मैडम जरा ऑब्जर्व करिए, बल्कि तुम ऑब्जर्व करो। भाई मैं क्या ऑब्जर्व करूँ, मेरे को तो इतना साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मैं तो ऑब्जर्व कर ही रही हूँ। ऊपर की जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, जिसमें आपने एसिड को और मेटल ऑक्साइड को मिक्स किया था, हाँ किया था, देखो वहाँ क्या बना मैडम, यहाँ पे भी सॉल्ट बना, यहाँ पे भी वाटर बना। यानी कि तुम्हें नहीं लगता कि जब जब दुनिया में सॉल्ट और वाटर बनते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जैसी है ना? आपको नहीं लगता कि ये रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जैसी है ये, क्योंकि सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। हाँ यार,
ये तो एक न्यूट्रलाइजेशन के जैसी है। अच्छा, अगर ये न्यूट्रलाइजेशन के जैसी है तो इसका मतलब ये कि दैट इज ज़रूर हमने एसिड एंड बेस को रिएक्ट करवाया होगा, तभी तो सॉल्ट एंड वाटर बना है ना। हमने ज़रूर एसिड एंड बेस को रिएक्ट करवाया होगा, ठीक है, तभी तो हम लोगों का क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। मैडम एसिड को तो रिएक्ट करवाया है बट बेस नहीं दिख रहा, क्योंकि कल हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग तो बेस वो होता था जिसके पीछे OH होता था, बेस तो नहीं दिख रहा। तो इससे ये समझ में आता है कि मेटल ऑक्साइड भले ही आपका बेस नहीं है बट इसका जो नेचर है, इसका जो बिहेवियर है, इसका जो एटीट्यूड है वो एक बेस के जैसा है, ठीक है, तभी तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। अगर सॉल्ट प्लस वाटर बना है मतलब ज़रूर एसिड के साथ रिएक्ट करने वाली स्पीशीज़ का नेचर कैसा रहा होगा, बेसिक रहा होगा। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आता है, आपको इस कंक्लूजन को याद रखना है कि दुनिया में एटलीस्ट 9-10 तक आपको याद रखना है कि जो आपके मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं नेचर में। और इसी का अपोजिट मेटल के ऑक्साइड्स अगर बेसिक होते हैं नेचर में तो जो नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बोलो कैसे होंगे नेचर में, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे नेचर में एसिडिक होंगे नेचर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। पेपर में इवन 11-12 का जो CET का एग्ज़ाम होता है उसमें भी कई बार पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। तो ध्यान रखना, जो भी मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक होंगे और जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक होंगे। बट कुछ ऐसे धोखेदार मेटल्स होते हैं जो मेटल के ऑक्साइड होने के बाद भी क्या होते हैं ना, मतलब बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। खैर इस चैप्टर में मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। जब आप मेटल एंड नॉन मेटल करके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे कि ऐसे कौन से वो मेटल्स होते हैं जो धोखेबाज होते हैं। चलो मैं अभी बता देती हूँ, सुन लो। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो मेटल के ऑक्साइड तो हैं, जैसे कि Al2O3। Al मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मतलब मेटल, और मेटल के साथ ऑक्सीजन मतलब एल्यूमिनियम का मेटल ऑक्साइड है ये। तो इसने क्या होना चाहिए था मैडम, बेसिक होना चाहिए था। बट ये हरामखोर है बहुत ज़्यादा, ये क्या एम्फोटरिक है नेचर में। एम्फोटरिक का मतलब होता है ये एसिडिक भी है एज वेल एज ये बेसिक भी है, धोखेबाज है। वैसे ही Al2O3 के साथ एक होता है जिंक, ये भी एम्फोटरिक होता है नेचर में। ये जिंक एक मेटल है तो इसका ऑक्साइड कैसा होना चाहिए, आपका बेसिक होना चाहिए, बट ये महाराज क्या होते हैं आपके एम्फोटरिक। डन, ओके। तो इस तरीके से हमने सारी प्रॉपर्टीज़ आपके एसिड बेस की पढ़ ली। एक आधी रिएक्शन हम न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे एसिड ले लिया किसी ने, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और बेस कौन सा ले बताओ, बेस ले लो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये मैंने आप लोगों का बेस ले लिया। चलिए करिए इन दोनों के बीच में रिएक्शन करिए। मैडम पहले तो फॉर्मूला लिखिए, रिएक्शन तो दूर की बात। तो नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड मतलब पोटेशियम मतलब K, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब OH, K की वैलेंसी +1, हाइड्रो ऑक्साइड की वैलेंसी -1, दोनों का अगर मैंने क्रिस क्रॉस किया तो प्रोडक्ट बनेगा KOH। यानी कि नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाना है KOH के साथ। ये भी एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट लिखने के लिए किस तरीके का हम यूज़ करते हैं उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि तुमको तकलीफ़ ना हो इस चीज़ को समझने में कि अरे यार ये रिएक्शन लिख कैसे रही है। क्योंकि अगर तुम्हें यही नहीं समझ में आएगा ना कि मैं रिएक्शन लिख कैसे रही हूँ, तो तुम अगर अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस लिखने को आएँ कभी, मान लेते तुम्हारी मैडम ने KOH की जगह CaOH /2 कर दिया, फिर तुम क्या करोगे बताओ, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसके लिए वो रिएक्शन लिखना आना चाहिए। कई लोगों को तो आता है, जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से किया है मेरे साथ, पूरे चेकिंग वगैरह भी करवाई है, जिन्होंने सीखा है उनको आता है। अब जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए भाई क्या कह सकते हैं। तो HNO3 और KOH का अगर आप उस नियम के अकॉर्डिंग काम करोगे तो प्रोडक्ट बनता है KNO3 + वाटर। अब देखो H2O मतलब वाटर और KNO3 मतलब सॉल्ट,
ठीक है, तो बस हम लोगों को यहीं पे हमारा ये डिस्कशन हम लोग फ़िलहाल रोकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हम लोगों ने? आप लोगों के एसिड और बेस की। बेस की तो खैर ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ है नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हम हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। मैडम कहाँ करते हैं आप डे टू डे लाइफ में इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उपयोग? ज़रा हमें भी तो बताओ। तो खैर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं बिल्कुल बताऊंगी कि इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हम यूज़ कैसे कैसे करते हैं। कल का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा पीएच के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक में एसिड बेस केमिस्ट्री में एक टर्म होता है पीएच। कल हमको वो पीएच क्या होता है उस टर्म को सीखना है। ठीक है, अपने आप में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक पीएच क्या होता है, एक वो टर्म सीखनी है, और उसके अलावा हम लोगों को ये सीखना है, रुको चलो ठीक है, उसके अलावा हमें ये सीखना है कि हम एसिड्स और बेस को हैंडल करते वक्त हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कल का काम रहेगा।